हेलो एंड वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। आज आप इस वीडियो में जानेंगे ध्वनि के बारे में। ये आपका क्लास 9th आपका एक चैप्टर है, तो आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं सो दैट कि आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो पाएँ। क्योंकि एनसीईआरटी में आपको बहुत सारी चीज़ें गिवन होती हैं, इट मीन्स आपको बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन होते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती है किसी भी टॉपिक के लिए। तो आप एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो कीजिए और एनसीईआरटी पढ़िए, तो वहाँ से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। साथ ही साथ जो चीज़ें हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं वो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने ही वाला है। सो जब आप उसको बुक के साथ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से दिमाग में आ जाएंगी। सो ध्वनि को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में डालना चाहूँगा कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था, क्योंकि लास्ट टाइम करवाना मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं प्लस आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं। सो इसलिए मुझे वो समझाना थोड़ा पड़ ही जाता है कि एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाए तो सो दैट कि आपको आगे वाला चैप्टर समझ में आ जाए। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। मैं आपको वो बताऊंगा जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा को मैंने बताया था आपको कि इसे के से डिनोट करते हैं और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। इतनी बात आपको समझ में आई थी। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि श्योरिटी रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की, कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, ऐसा मुझे लगता है। कैसे कि आपको बोल दिया गया है कि भैया आप मुझे बताइए कि अगर मैंने वेग को आधा कर दिया, वी को मैं आधा कर रहा हूँ, वी को मैंने हाफ कर दिया, या क्वेश्चन आ सकता है कि वी को मैंने दुगुना कर दिया, वी को दुगुना कर दिया, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। सो आपको जब वेग आपने दुगना कर दिया, किसे दुगना कर रहे हो आप, वेग को दुगना कर रहे हो, इट मीन्स वी को दुगना कर रहे हो। तो बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि वी को आधा कर दो, वी को आधा कर दो, इट मीन्स 1/2 m। वी को आधा करना है मीन्स v/2 करना है आपको, तो v/2 कर दो स्क्वायर। सो आपको बोला जाता है कि इसमें गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 mv²। इट मीन्स ये कुछ ऐसा होगा v² और नीचे 2 का स्क्वायर, ऐसे होना चाहिए सर ये। सो 1/2 mv² डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि दो का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इट मीन्स अब देखो ध्यान देना, इसमें 1/2v² तो वही वाली टर्म है मेरी जो थी मेरी काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 1/4 हो गई अभी आपकी, क्या हो गई 1/4 हो गई है आपकी। समझ में आई बात। मतलब बेसिकली बात क्या है, देखो जब भी आपके पास किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी निकालने को आएगा कि आप गतिज ऊर्जा निकालिए, तो आपको जाहिर सी बात है वहाँ पे द्रव्यमान गिवन होगा और वेग आपको गिवन होगा। तो वेग और द्रव्यमान की जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके माना यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाती है, माना मैंने 20 लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, इसके भी कोई एक मात्रक होगा, क्योंकि सर ये m है ये v है, तो मात्रक यहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं मात्रक नहीं लिख रहा हूँ। तो बोला जाता है कि आपने वेग को दुगना आधा कर दिया ना, हाफ कर दिया है। तो इट मीन्स आपने हाफ करने के बाद ये मतलब हो गया आपको इसको 4 से आपको डिवाइड करना है, तो ये 4 पंजे 20 इस टाइप से। तो बेसिकली अगर आप इसको याद ना रखें तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि इसमें सर जब आप आधा कर रहे हैं इट मीन से 2 का स्क्वायर हो जा रहा है, तो मतलब आपकी जो गति जुड़ जाए वो 1/4 हो जा रही है, पहली बात। सेकेंडरी, जब आप वेग को दुगना करते हैं तो दोगुना करने के केस में मैंने आपको क्या बताया था, बहुत ईजी है कि अब इसमें क्या कर दो दुगना कर दो, मीन्स k इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, और आपका m, और देखो v को करना है ना दुगना, इट मीन्स ये 2v हो जाएगा अभी, और स्क्वायर तो आपको करना ही है 2v²। अब आपका क्या हो जाएगा 1/2m। अब स्क्वायर करो, देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा और v का क्या हो जाएगा v² हो जाएगा। इट मीन्स अभी भी आपके पास ये कुछ ऐसा बच रहा है m2mv² और मल्टीप्लाई 4 ऐसे आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप गतिज ऊर्जा v को जब आप दुगना कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 4 हो जा रहा है, वो मल्टीप्लाई 4 मीन 4 गुना वो आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जा रही है। तो देखो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं और बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप हमेशा ट्रैप हो जाते हैं, और आपको ऐसे बहुत सारी जगह मिलेंगे। कहाँ कि आपने कोई भी माना आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को लगा रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कहीं पे आया हो कि आपकी गतिज ऊर्जा आधी कर दें, नहीं, आपका जब वेग आधा कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, दुगुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप तो एक जगह तो रट लेते हो कि आधा कर दिया तो हाँ ठीक है ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया कि माना कभी तिगुना आ गया कि 3 गुना कर दें तब क्या करोगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका मेथड है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आपको अब क्या करना है, मैंने तो ये वेग की बात की थी। अगर मैं कहूं कि इसको मास को दुगना कर दो, मास बोले तो द्रव्यमान को दुगना कर दो, तो m की वैल्यू 2 कर दो। सर m की वैल्यू दुगनी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है आपको, सर ये भी वैल्यू दुगनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब m को दुगना करना है ना, तो मतलब 2m कर दो इसे,
मैंने मास को दुगना कर दिया है। और वी स्क्वायर, देखो आपकी ये वैल्यू सारी की सारी ऐसी है, एम वी स्क्वायर, इसमें 2 ही तो एक्स्ट्रा आया ना, ये वाला 2 ही तो एक्स्ट्रा आया, इसको मैंने बैक साइड लिख दिया। ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये इस टाइप से 1 × 2 × m × वी स्क्वायर। देखो बहुत चीज़ें, इसलिए आपको डीप लेके चलता हूँ, डीप मीन्स बच्चों वाली चीज़ें भी बताता हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि यहाँ पे आपकी m की भी अभी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब ऐसे ये सारी की सारी क्या है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे देखो ये 2 एक्स्ट्रा आ गया है, इसी 2 की बात मैं कर रहा हूँ, 2 एक्स्ट्रा है। इट मीन्स जब आप द्रव्यमान को दुगना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी दुगनी हो जाती है। दुगनी कैसे हुई होगी, देखो सिंपल सी बात है, देखो अब कोई इसकी जो कुछ वैल्यू आएगी, काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू आएगी उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है, माना काइनेटिक एनर्जी पहले 20 आई हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 40 हो जाएगी। तो हुई है दुगनी की नहीं हुई। तो आपका सिंपल सी बात है, जब आप इस द्रव्यमान को दुगना कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी दुगनी हो रही है। इतनी बात समझ में आई। ये तो आपके ऐसे क्वेश्चन जो पेपरों में ऑलरेडी आ रखे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने, बहुत ऐसे स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं बच्चा ये, अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक आपका संवेग आपने याद होगा, आपको P = mv होता है, संवेग याद है, गति का जो द्वितीय नियम था, कई बार रिपीट करता हूँ, गति का द्वितीय नियम, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होगी, द्रव्यमान किलोग्राम, और ये वेलोसिटी है, वेग को क्या लिखते हैं हम, वेग होता है मेरा दूरी बटे समय, दूरी नहीं सॉरी विस्थापन बटे समय, और विस्थापन की यूनिट क्या होती है, मीटर, और समय की क्या होती है, सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, ये इसकी यूनिट हो जाती है। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एस ऊपर जाके ये -1 हो जाता है, क्यों, नीचे एस की पावर 1 है, और जब ये ऊपर जाता है तो एस की पावर माइनस हो जाती है। आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। संवेग के बारे में, संवेग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं भी आपको बताऊंगा अभी, जैसे जैसे लास्ट में हमारा जैसे एग्जाम नियर बाई होगा तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सो दैट कि हम बाद में उसको ज़्यादा फोकस कर पाएँ। लेकिन अभी के लिए आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। चलिए, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि अभी आपके पास संवेग दे दिया, बहुत ईजी है, और कह दिया कि भैया वेग को आपने दुगना कर दिया है, वेग को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। जब आपने वेग को दुगना कर दिया तो संवेग क्या होगा, जब आपने वेग को दुगना कर दिया तो संवेग क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सर, वेग को दुगना कर दो तो p, संवेग बताना है आपको तो p m, अब वेग को दुगना करना है ना, वेग को दुगना करना है मतलब v को 2v कर देना है, ठीक है। अब देखो ये क्या होने वाला है, ये mv तो ऐसे रहा, मतलब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो आप कह सकते हैं कि संवेग में मेरा क्या हो गया, दुगना हो गया। अब संवेग सोच रहे होंगे सर संवेग दुगना कैसे हो गया, है ना। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई वस्तु है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, मतलब आपका वेग v है, माना किसी का 20 किलोग्राम इसका आपका द्रव्यमान हो गया और वेलोसिटी हो गई माना 2 मीटर पर सेकेंड, तो जाहिर सी बात है 20 दूना 40, तो संवेग क्या आ गया, 40 किलोग्राम मीटर सेकेंड -1, ये इसकी यूनिट आ गई। लेकिन जब आपने वेग को दुगना कर दिया था तो मैंने इसको मल्टीप्लाई 2 भी करना था ना, तो देखो 40 को मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 80 आ गया, इस टाइप से। तो देखो जब भी आप वेग को दुगना करेंगे तो संवेग भी आपका दुगना हो जाता है, तो ये आपका दुगना हो जाएगा। मास को दुगना करोगे तो तब भी 2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे मतलब संवेग तब भी दुगना हो जाता है। अगर कभी बोल दिया कि वेग को आधा करना है, आपको हाफ करना है, हाफ करना है मीन्स आप ये फिर 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका संवेग भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों याद रखनी है ना। अब वन मोर थिंग जो इसमें मैंने आपको नहीं बताई थी, इसमें एक चीज़ और आती है जो था आपका, देखो ऊर्जा का आपने जाना कि ऊर्जा का जो हमारा जो मात्रक होता है वो कौन सा मात्रक होता है, जो आपका कार्य का मात्रक होता है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। और मैंने ऊर्जा का भी आपको क्या बताया था, जूल ही बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि सर कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है, जूल होता है। इज इट और नॉट, बात समझ में आ रही है। लेकिन जो ये जूल होता है वो बहुत छोटा मात्रक होता है, छोटा मात्रक, छोटी राशियों के लिए आप इसे यूज़ करते हैं, छोटी चीज़ों के लिए, आप कहीं जा रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो बहुत छोटी चीज़ें। लेकिन जब हम मशीनों की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की हम जब बात कर रहे होते हैं जो हमारे प्लांट्स वगैरह में लगी हुई होती हैं, या फिर किसी इंडस्ट्री में जो मशीनें लगी हुई होती हैं, तो वहाँ पे भी वो मशीनें बेसिकली कार्य कर रही होती हैं ना, तो उनका कार्य बहुत ज़्यादा होता है, 24 घंटे मशीनें चल रही हैं, हर रोज़ सुबह शाम तक वो मशीनें चल रही होती हैं। और जब हम वहाँ पर कार्य को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम जूल ना बोल करके हम उसको बोलते हैं बच्चा किलो वाट घंटा, मतलब इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं किलो वाट और घंटा।
KWH से हम इसे नोट करते हैं, K फॉर किलो, W फॉर वॉट, H फॉर घंटा, ठीक है। सो किलो वाट घंटा में हम इसे डिनोट करते हैं। और यहाँ से क्योंकि ये हमारा NCERT का थोड़ा लास्ट एक छोटा सा टॉपिक होता है, तो इसे भी लोग बहुत सारे छोड़ के चले जाते हैं, ये मान के कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बेसिकली जो हम छोड़ के चले जाते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NCERT के बीच बीच से आपको उठा उठा के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सो 1 किलोवाट आर कितने के इक्वल होता है ये आपको जानना है। तो बहुत इजी है, आपको मालूम है क्या सर 1 किलोवाट कितने के इक्वल होता है। 1 किलोवाट आपको पता है 1 किलोग्राम होता है आपका 1000 ग्राम, ऐसे बताया था आपको 1000 ग्राम। सो 1 किलोवाट कितना होगा सर, किलो हो गया तो मतलब ये भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चा, ये भी हो जाएगा आपका 1000 वाट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। सो 1 किलोवाट को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे 1 किलोवाट और मल्टीप्लाई 1 आर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो किलोवाट मल्टीप्लाई आर यही तो आएगा ना। मैंने इसको सिंपली लिख दिया है यहाँ पे ऐसा। ये क्यों लिखा है मैंने, ये इसको समझाने के लिए कि अब देखो, अब जो किलोवाट है आपका, मैं उसको 1000 वाट लिख सकता हूँ, है ना। 1000 वाट में लिख सकता हूँ, 1000 वाट। और जो ये 1 आर है, इस 1 आर को बेसिकली हमें क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। जैसे किलो वाट को वाट में चेंज किया, जैसे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं, ऐसे किलो वाट को मैंने वाट में चेंज कर दिया, तो ये वाट में चेंज हो गया। अब आर को भी हमें सेकंड में करना है, क्योंकि आपको पता है सर टाइम को सेकंड में हमेशा हमें कन्वर्ट करना होता है। सो 1 आर है, तो आर को कैसे कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, आपको मालूम है सर 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड, है ना। और 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये हो जाता है आपका 3600 सेकेंड, 3636 सेकेंड। मतलब 1 आवर में आपके कितने हो जाएंगे 3600 सेकेंड हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करके आपका कितना है 3600 सेकंड आया। कर सकते हो ना 1 घंटे को, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में आपके होते हैं 60 सेकेंड। सो 1 आवर में कितने हो जाएंगे, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में 60, तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे 60 मल्टीप्लाई 60, तो मतलब ये 3600 सेकेंड आ गया ना, इस टाइप से। तो ये 3600 सेकेंड आ गया बच्चा। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 36, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, डन। अब किस में आ जाएगा ये बन गया अब जूल में। सो 1 किलो वॉट आर कितने जूल के इक्वल होता है, कभी कभार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है इस टाइप से, ठीक है। और इसी को एक चीज हम और लिखते हैं, इसको क्या लिखा जाता है, देखो ये पॉइंट यहां पे होता है बेसिकली, इसको और अच्छे से लिखूं, सिंपल सी बात है कि चलो यहीं पे देख लो, ये 36 के आगे 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, ठीक है। अभी मेरा ये पॉइंट यहाँ पे है, अब इस पॉइंट को मुझे यहाँ से लेके आना है मुझे, और यहाँ पे ये 3 के पास में, तो मैं इसको पास में लेके आऊँगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 3.6 और 10 टू द पावर मेरा हो जाता है ये 6 जूल। अब ये 6 कैसे हुआ होगा, है ना। तो हमेशा याद रखो ये पॉइंट मेरा इधर है, तो जितना पॉइंट इधर आएगा तो मेरा 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 डिजिट इस तरफ आया, मतलब यहाँ पे आ गया है, तो 10 टू द पावर उतना कर दो। और जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा वैल्यू इतनी ही आएगी। तो आपको याद ये रखना था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि 1 किलो वॉट आर कितने की इक्वल होता है। कभी भूल जाओ तो आराम से इसे निकाल सकते हो, ठीक है। और ये कैसी यूनिट होती है आपकी, ये होती है आपकी व्यावसायिक यूनिट। व्यावसायिक यूनिट बोले तो सर जहाँ पे आपकी मशीन्स होती हैं और वहाँ पे आप बेसिकली इनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये भी किसकी यूनिट होगी, ये भी आपकी ऊर्जा की यूनिट हो गई। तो ये थी सारी चीज़ें आपकी कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे ध्वनि के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी तक ध्वनि पढ़ ली है तो उन लोगों ने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि जो ध्वनि होती है मेरी, ध्वनि क्या है, एक तरंग है। ये पढ़ा है, ध्वनि क्या है मेरी, एक तरंग है। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। और जब ये तरंग है, इसलिए इसको संचरण करने के लिए, संचरण समझते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसे किसकी जरूरत होती है, एक माध्यम की जरूरत होती है। ये सभी ने पढ़ा होगा कि ध्वनि एक क्या होती है, तरंग होती है, और इसको संचरण करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम समझते हैं, एक मीडियम। माध्यम बोले तो या एक हो सकता है आपका ठोस माध्यम हो सकता है, या फिर आपका गैस माध्यम हो सकता है, या फिर आपका एक द्रव माध्यम हो सकता है। इस माध्यम के थ्रू किसी भी तरंग को जाने के लिए चाहिए होता है। जैसे आपको किसी एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना है, इस सिटी से दूसरी सिटी तक जाना है, आपके पास माध्यम क्या है? क्या आपके पास कार है? क्या आपके पास साइकिल है?
क्या आपके पास हवाई जहाज है? क्या माध्यम है आपके पास? या फिर माध्यम मैं कह सकता हूं क्या आप बाई रोड जा रहे हैं या बाई प्लेन जा रहे हैं, तो ये आपका माध्यम हो गया, कैसे आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जो तरंग है वो तरंग क्या होती है, एक तरंग नहीं सॉरी ध्वनि, ध्वनि मेरी एक तरंग है और इसको एक माध्यम चाहिए होता है संचरण करने के लिए, चलने के लिए। ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर पा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई करो, मैं समझा रहा हूं आपको ध्वनि, आपको मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है या फिर मेरी आवाज़ इस समय कैसे रिकॉर्ड हो पा रही है। अभी तो मैं अपने मुंह से बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है, और मेरा जो माइक है या जो भी है उसमें मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, इट मीन्स मेरे मुंह से चल रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आवाज़ फिट कर दी है अपने सेल फोन में या अपने कैमराज में, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स आप जब भी बात करते हैं, जैसे ये व्यक्ति इस व्यक्ति से बात कर रहा होता है, यहाँ से ऐसे बात कर रहा होता है और इसके ये कानों तक जब ये बात पहुँचती है तो कैसे पहुँचती है, ये माध्यम है यहाँ पे कुछ बीच में, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये इस यहाँ पे पहले से पूरा फीड कर दिया हो इसके कानों में, ऐसा तो होता नहीं है। तो बच्चे यही इसी को बोला जाता है माध्यम। अब ये माध्यम कोई भी हो सकता है। आप जब हवा में बात कर रहे होते तो वहाँ पे गैस मैं कह सकता हूँ, हवा क्या है, हवा में बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज हैं, तो मैं कह सकता हूँ हवा एक मेरा माध्यम हो सकता है। ठीक है, अगर आप पानी में बात कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि पानी माध्यम है। ठोस में मैं बात कर रहा हूँ, ठोस मीन्स जैसे आपने सुना होगा कि जो आपकी रेल की पटरियाँ होती हैं, ठीक है, तो अगर आप रेल की पटरी माना ये है और इस रेल की पटरी में अगर आप यहाँ पे माना कान लगा दो यहाँ पे, सो अगर यहाँ से अगर कोई एक ट्रेन आ रही है तो इस ट्रेन से निकलने वाली जो भी मतलब इसकी जो आवाज़ होती है, ठीक है, या सायरन बजा रही है या फिर जब ये रेलवे ट्रैक पे ये चल रही होती है, तो अगर आप यहाँ कान लगाएंगे तो आपको ये सुनाई देगी। ये चीज़ आपने गौर की होगी। अगर आप किसी घर पे रह रहे हैं, तो अगर आप घर की डबल स्टोरी में रह रहे हैं, एक स्टोरी ये है और एक स्टोरी आपका ये है, सो यहाँ पे आप नीचे रह रहे हैं तो ऊपर जब भी फैन चल रहा होता है या ऊपर से कोई चलता है तो आपको नीचे सुनाई देता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कभी गौर कीजिएगा, एक 1 फ्लोर है, ये 2nd फ्लोर है, इस 2nd फ्लोर पे यहाँ ऊपर अपना कान लगाइएगा ऐसे नीचे, सो आपको कुछ हल्की सी आवाज़ें सुनाई देंगी नीचे वाली। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है वहाँ पे, तो आपका कोई मीडियम नहीं है, ऐसा तो है नहीं आप ऊपर वाले फ्लोर में कि नीचे से ऐसे बाहर से दरवाजे से आवाज़ आ रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये ठोस से आपके कानों तक वो सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ध्वनि के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और ध्वनि क्या होती है, एक तरंग होती है जिसको माध्यम की जरूरत होती है, और माध्यम आप समझ गए हैं ठोस, द्रव और गैस, कि इनके थ्रू कोई ध्वनि चलती है। ठीक है, अब जब भी मैं यहाँ पे ध्वनि एक तरंग की बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि सर तरंगें क्या होती हैं। समझ में आई बातें? सो पहले आप ये जानिए कि तरंगें क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको मैं कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले जानना है तरंग के बारे में। तो कभी भी जब मैं तरंग की बात करता हूं, तरंग क्या है, तो तरंग बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस मीन्स आप एक चीज को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब करना मीन्स उसको चेंज कर रहे हो, उसकी पोजीशन में आप चेंज कर रहे हो। तो आप जब किसी की पोजीशन में जब आप चेंज कर रहे हैं, पोजीशन मतलब स्थिति में चेंज करना, जब आप स्थिति में किसी की स्थिति में आप बदलाव करते हैं। अब सर मैं किसकी स्थिति में बदलाव करूंगा? सर जब आप बदलाव करेंगे किसकी, किसी कण की। अब कण क्या होगा सर? सर ये कण आपका सॉलिड का कण हो सकता है, आपका लिक्विड मतलब आपका ठोस, द्रव और आपका गैस, किसी का भी आपका कण हो सकता है। जब आप इन कणों को आप क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, इनमें बदलाव करेंगे, इनमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न करेंगे, तो वहाँ से आपको बोला जाता है कि मेरी एक तरंग है। बहुत ईजी सी बात है। जैसे आपके पास एक पानी है, ये पानी है ना, ये वाटर है। आपने गौर किया होगा कि कभी क्या होता है कि आपने पानी में बीच में पत्थर फेंक दिया, पत्थर फेंका बीच में पानी में। जैसे आप बीच में पत्थर फेंका, इट मीन्स वहाँ पे पानी है भैया, तो पानी है, मैं यहाँ पे पानी के कण होंगे, मतलब द्रव के कण होंगे। आपको मालूम होना चाहिए सॉलिड के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं। ऐसे होते हैं सॉलिड के कण बहुत पास में होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। यही चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, है ना। अभी हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको मालूम है कि पदार्थ, ये पदार्थ है सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो भी पदार्थ होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, या सॉलिड या लिक्विड या गैस, या ठोस या द्रव होगा, या तो वो गैस होगा। जाहिर सी बात है, अब ठोस है, द्रव है या गैस है, तो ठोस, द्रव, गैस भी तो किसी से मिलके बनते हैं। और आपको पता है जो पदार्थ मिलके बने होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अणु और परमाणु से मिलके बने होते हैं, है ना। अणु और परमाणु, जिसे हम एटम एंड मॉलिक्यूल हम जिसे नाम देते हैं। और
अणु और परमाणु में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर जब छोटे छोटे परमाणु जब आपस में मिलते हैं, जब छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं एक अणु को। बात समझ में आई? छोटे छोटे परमाणु जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं अणु को। इसलिए हम कह देते हैं कि ये जो पदार्थ होते हैं वो परमाणु और अणुओं से मिलके बने होते हैं। दैट्स इट। अब यहाँ पे बात की सॉलिड लिक्विड गैस की। आपको मालूम होना चाहिए जो सॉलिड के एटम्स होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं। जैसे मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पे जो इसके एटम्स होंगे वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं, तभी ये एक क्या है, ठोस है। ये कह सकता हूँ मैं ठोस है ये देखो ये बहुत कठोर है। ठोस क्या होते हैं? बहुत कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसके जो एटम्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड के एटम्स थोड़े दूर दूर होंगे, इसके कुछ ऐसे दूर होंगे, ठीक है, इसके दूर होंगे। और गैस तो सर आपको मालूम है, अगर आप किसी भी एक कमरे में धूप बत्ती अगरबत्ती जला रहे हो तो मतलब आप वहाँ पे गैस, कोई एक गैस का एक फॉर्मेशन हो गया है। सो उसके कण तो बहुत दूर दूर होते हैं। एक इधर होगा तो एक इधर होगा तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, ठीक है। तो यही सारे आपके क्या होते हैं? कण, यही कण होते हैं। और इन्हीं कणों में आप क्या करते हैं? जब डिस्टर्बेंस करते हैं तो क्या बनती है? तरंग बनती है। तो मैं अभी पानी की बात कर रहा हूं, तो पानी के कण ऐसे होंगे, जाहिर सी बात है पानी भी सर अणु और परमाणु से मिलकर बना होगा। तो आप बीच में जब भी पत्थर मारेंगे तो सर आपने देखा होगा तो ऐसे तरंगे चलना स्टार्ट होती है ना। तो बेसिकली आपने क्या किया? बीच में पत्थर मारा, इस पत्थर ने क्या किया? यहाँ पे एक स्थिति में बदलाव किया, इस वाले कण की स्थिति में बदलाव क्या हुआ, और इस कण ने क्या किया? इस कण ने, देखो अब ये कण है भैया, अब ये कण, इस कण में थोड़ा बदलाव करेंगे, मतलब ये इसको धकेलेगा आगे, ये इसको धकेलेगा आगे, ये इसको धकेलेगा आगे, ये इसके आगे वाले कण को धकेलेगा, और ऐसे ऐसे आपके एक क्या होती है? वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात सबको समझ में आई? सो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि तरंग बेसिकली क्या होता है? एक डिस्टर्बेंस होता है। अब आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस दी, उससे एक तरंग का फॉर्मेशन हो गया। दैट्स इट। बात समझ में आई सभी को? सो अब जो ये तरंग होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? तो देखो जो तरंग होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी दो टाइप की। इसको भी समझ लो, ये भी आपके बहुत काम की चीज़ है। वो कौन कौन सी होती हैं? देखो, एक होती है आपकी जिसे बोला जाता है अनुदैर्ध्य। क्या बोला मैंने? अनुदैर्ध्य। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एक हो गई मेरी अनुदैर्ध्य, लिखना ही पड़ेगा मुझे, ये अनुदैर्ध्य हो गया। और एक हो गई मेरी अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ठीक है। अब सर ये अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ क्या है? सो नहीं, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, ऐसे लिखो पहले। यांत्रिक तरंगे, और क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं बेसिकली, यांत्रिक तरंगे, और इसे लिख दो अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक और अयांत्रिक, ठीक है। अब यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगे क्या हो गई सर? देखो यांत्रिक तरंगे, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं इन्हें दो पार्ट में। यांत्रिक तरंगों को मैं अब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। काम की चीज आपकी अब शुरू हो रही है। एक हो गया आपका अनुदैर्ध्य, क्या हो गया? अनुदैर्ध्य। और एक हो गया आपका अनुप्रस्थ। तो ये आपको समझना है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में डिफरेंस क्या है। अयांत्रिक तरंग की मैं बात जब करता हूं तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें आता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे है क्या सर? जब भी मैं अनुदैर्ध्य तरंग की बात करता हूं तो जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं या फिर यांत्रिक तरंगे होती हैं और अयांत्रिक तरंगे होती हैं, इनमें एक डिफरेंस होता है। यांत्रिक तरंगों में हमेशा आपको माध्यम की जरूरत होती है। किसकी? माध्यम की जरूरत होती है। अयांत्रिक तरंगों के लिए आपको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। किसकी? माध्यम की। इसमें आपको माध्यम की जरूरत नहीं होती है और इसमें माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम क्या बताया मैंने आपको? सर आपका पास सॉलिड होना चाहिए या फिर आपका लिक्विड होना चाहिए या फिर आपका गैस होना चाहिए। अगर सॉलिड लिक्विड गैस है तभी ये यांत्रिक तरंगे आपकी चल पाएंगी, मतलब एक तरंग का फॉर्मेशन हो पाएगा। अयांत्रिक तरंगों के लिए आपको सॉलिड लिक्विड गैस की जरूरत नहीं होती है। तो सर इसके लिए क्या? इसके लिए आपको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो गया, है ना। सो विद्युत चुंबकीय तरंगे समझना, ये बेसिकली क्या है? एक लाइट का पैकेज होता है, एक ये पैकेज है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर एक अलग से एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं आता, ये पूरा एक पैकेज होता है। पैकेज समझते हैं? जैसे आप कहीं भी कोई घूमने गया हो तो एक जैसे
टूर एंड ट्रैवल्स वाले होते हैं वो एक पैकेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। पैकेज कैसा प्रोवाइड करवाते हैं, वो कहते हैं कि भैया देखो, अगर आप जा रहे हो यहाँ से सिंगापुर या जर्मनी या यूरोपियन किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो हम आपको क्या देते हैं, 5 नाइट या फिर 5 नाइट 5 डेज, ठीक है। फिर आपको देंगे ये, इन्होंने कह दिया कि हम आपको दे रहे हैं फ्री वीज़ा और राउंड टिकट समझते हैं, मतलब वापस आने जाने का राउंड टिकट, ठीक है। आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे डिनर एंड लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट, लंच छोड़ दें तो इस टाइप से ये आपका पूरा पैकेज टाइप में होता है। तो बेसिकली इस विद्युत चुम्बकीय के अंदर के तरंगे के अंदर भी एक पैकेज है, ये इसके अंदर बहुत सारी लाइट्स आती हैं। जैसे सर कौन कौन सी लाइट्स आती है इसमें, तो हमेशा याद रखिए कि इसके अंदर आपकी जो लाइट्स आएंगी वो होंगी, जैसे आपने गामा रेज के बारे में सुना होगा, गामा किरण के बारे में आपने सुना है। इसमें आपने एक्स रे के बारे में हमेशा सुना होगा, आपने नाम सुना होगा यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेटिक किरणें जिन्हें बोला जाता है यूवी रेज। आपने नाम सुना होगा दृश्य विकिरण का, विबज्योर, विजिबल लाइट मैं जिसे कहता हूँ, मतलब जो आप देख पाते हैं। बेसिकली लाइट को मैं देख पाता हूँ ना, लाइट ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंदर ही लाइट आता है। ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना, कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें बेसिकली एक पैकेज है, एक पैकेट। इस पैकेट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें हमें दिखती हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। लाइट हमें दिख जाती है कि एक्सरे कभी देखा है, एक्सरे तो होते हुए आपने देखा भी होगा, जिसको पेनिट्रेट करते हैं, मतलब हड्डियों वड्डियों को देखने के लिए जो काम आता है। यूवी रेस कभी देखी है आपने, नहीं देखी है ना। गामा रेस कभी देखी है, नहीं देखी है ना, सुनी है ना बस केवल। तो कॉस्मिक रेज आता है इसमें, कॉस्मिक रेज एक सबसे ऊपर तो कॉस्मिक रेज ही आता है, ठीक है। ये लाइट में क्या है, विबज्योर, GYOR, विबज्योर। ये क्या होता है, वायलेटिक, इंडिगो, आपका नाम क्या है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, है ना। वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, पराबैंगनी, अरे वो 7 रंग जिन्हें बोलते हैं, क्या नाम देते हैं उन्हें, कुछ नाम है इनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो जो ये 7 रंग होते हैं तो ये इसमें आ जाता है। और इसके बाद क्या आता है सर, आपने इंफ्रारेड, अवरक्त किरणों के बारे में आपने सुना होगा, अवरक्त, इंफ्रारेड। और इसमें और क्या आएगा, माइक्रो को हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु तरंगे, लघु या सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। अवरक्त मतलब इंफ्रारेड, ठीक है, ये इंफ्रा हो गया, ये आपका माइक्रो हो गया। और लास्ट में इसमें एक आ जाएगा आपका रेडियो तरंगे। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं सर आपकी एक पैकेज के अंदर। ये पूरी लाइट का एक पैकेज है, इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखो, जिसमें आप कंफ्यूज होते होंगे, देखो 2 चीज़ें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं, एक पूछा जाता है आपको फ्रीक्वेंसी बोले तो आवर्ती, एक पूछा जाता है आपको आवर्ती, और एक पूछा जाता है आपको क्या नाम है उसका, एक होता है आवर्ती और एक होता है आपका लैम्डा, तरंग धैर्य जिसे बोलते हैं, तरंग धैर्य। एक थोड़ा मैं ना हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, धैर्य ऐसे लिखते हैं, तरंग धैर्य, है ना। तो आवर्ती एंड तरंग धैर्य, जिससे तरंग धैर्य को हम लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अक्सर आपसे पूछ ली जाती है। कैसे, क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन आता है ग्रीन, येलो, आपको दे दिया ब्लू, और एक दे दिया वोल्टिक, बैंगनी कलर दे दिया आपको। ये तो 4 ऑप्शन दे दिए, तो पूछा जाता है कि बताओ भैया कि किसकी तरंग धैर्य ज़्यादा होती है, किसकी तरंग धैर्य ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आप इसे गलत करके आते हो, है ना। सो अब जानो आप यहाँ पे कि सर ये काम कैसे करते हैं। आवर्ती का एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अब जब ये चीज़ें यहाँ पे आई हैं तो यहाँ पे समझ लो इसे। आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, एक आपका फॉर्मूला होता है। मैंने आपको क्या बताया सर, ये पैकेज है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या पैकेज है, तो लाइट के पैकेज के साथ ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्लांक नियतांक, जिसे मैं नोट करता हूँ, चलो ई से डिनोट करता हूँ मैं इसे, ई इक्वल टू होता है एच एफ, फ्रीक्वेंसी। ये प्लांक नियतांक होता है, ये तो कांस्टेंट होता है, तो इसको हमें छेड़ना नहीं है। सो आपको याद रखना है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपकी सबसे ज़्यादा होगी। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले से लेकर कब से, जब से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हुई है, जहाँ से आपने वेग और दूरी के बारे में जहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, वहाँ से समझाते आ रहा हूँ। क्या समझाते आ रहा हूँ,
वेग बराबर होता है विस्थापन, जिसको मैं d से डिनोट करता हूं, और समय। तो हमेशा मैंने बताया अगर ये ऊपर वाला बढ़ेगा तो इसके सामने ये है तो ये भी बढ़ेगा, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और ये इसके नीचे होता है, मैं कहता हूँ कि जो मेरा वेग है वो आपके विस्थापन के समान अनुपात में, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा उतने ही समान अनुपात से। लेकिन t इसके व्युत्क्रमानुपात है। व्युत्क्रमानुपात मतलब ये बढ़ेगा तो ये आपका क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये आपका घटना चाहिए, ऐसे बताया है मैंने आपको अभी तक। तो इसी टाइप से जैसे आपका ये है, तो अब देखो यहाँ नीचे डिवाइड में इसके कुछ है, इसके नीचे कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी नीचे कुछ नहीं है। इट मीन्स आपकी अगर एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो हमेशा याद रखो कि जब आप यहाँ ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी जो सबसे ऊपर वाला होगा इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? ऊपर वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी एनर्जी होगी, फिर इसकी एनर्जी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, और सबसे कम होगी आपकी एनर्जी, सबसे कम एनर्जी इसकी होगी। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम। तो आवर्ती की बात करें, अगर आपके पास सिंपल से क्वेश्चन आ गया अवरक्त, लघु और रेडियो, इनमें से बताइए कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अवरक्त किरण सबसे पहले आता है, तब लघु आता है, फिर रेडियो आता है। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो इसकी होगी, अवरक्त की होगी। इससे कम इसकी होगी, इससे कम इसकी होगी, और इससे ऊपर ऊपर जाओगे तो बढ़ती रहेगी। और सबसे ज़्यादा क्या होती है एनर्जी, इसकी होती, किसकी? कॉस्मिक रेस की। डन, बात समझ में आई। और इसका जस्ट आप क्या कर दो, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। अपोजिट क्या करना है? जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा ना, तो इसकी जो आपकी वेव लेंथ होगी, हाँ तरंग धैर्य, वेव लेंथ, यस तरंग धैर्य, वेव लेंथ, तो इसकी जो वेव लेंथ है, अच्छा वेव लेंथ इंग्लिश में कह दिया ऐसे, तो इसकी जो तरंग धैर्य है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, उसकी जो तरंग धैर्य है वो सबसे कम होगी। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि कॉस्मिक रेज की जो मेरी एनर्जी थी सबसे ज्यादा थी, तो इसकी तरंग धैर्य सबसे कम होगी, और नीचे आने वाली रेडियो तरंग धैर्य की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम थी और इसकी जो आपकी तरंग धैर्य होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो जस्ट अपोजिट होते हैं। डन। अब देखो बहुत सारे, अच्छा क्वेश्चन तो यहां से आता है विबज्योर से, ये VIVZYOR, देखो ऊपर से आ रहे थे, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी इधर वाले की, यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी ये वॉयलेटिक की, बैंगनी की होगी, ये रेड वाले की सबसे कम एनर्जी रेड वाले की होगी। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, तो मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा तो इसकी वेवलेंथ होगी सबसे कम, और रेड की वेवलेंथ होगी सबसे ज्यादा, फिर क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है। और आपने याद रखो ना, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो आपके ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वहां पे आपको रेड कलर जल्दी दिखता है। वेव लेंथ ज़्यादा होती है, वेव लेंथ मतलब कि ये बहुत जल्दी से आपकी गति कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इन्हें भेज सकते हैं, इसलिए आपको ये जल्दी से दिखाई देती हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। अब विबज्योर तो पूरी दुनिया को याद होगा यार, तो विबज्योर डाल लो। आपको मालूम होना चाहिए कि विबज्योर याद रखो ZYOR, और आपको मालूम होना चाहिए कि रेड हमें ट्रैफिक लाइट में सबसे पहले दिखता है, मतलब उसकी जो आपकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो गई, तो जैसे जैसे आप इधर आओगे तो इनकी वेवलेंथ कम होती जाएंगी। इसकी थोड़ी कम होगी, इससे और कम इसकी होगी, इससे और कम इसकी, इससे और कम इसकी, इससे और कम इसकी, और जस्ट अपोजिट इसकी वेवलेंथ से सबसे ज़्यादा, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, और यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा। इतनी बात सबको क्लियर है। और इसी टाइप से आपकी क्या होता है, रेडियो तरंगे, इनको हम क्या करते हैं, लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। लॉन्ग कम्युनिकेशन मीन्स आपको जैसे किसी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करना है ना, उपग्रहों के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो वहाँ पे ये रेडियो तरंगें आपकी यूज़ की जाती हैं। क्यों यूज़ की जाती हैं? क्योंकि सर इनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अभी तो मैं केवल इतने की बात कर रहा हूँ, अगर मैं विबज्योर और रेडियो तरंग की बात करूं तो रेडियो तरंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे नीचे है, तो इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए दूरी के सिग्नलों को भेजने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सभी के? ठीक। अच्छा, अब एक तो आपको आवर्ती में भी ये लग रहा होगा कि सर आवर्ती का मतलब क्या हो गया। आवर्ती का मतलब होता है कि आप एक सेकंड में कितना कोई काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे दो दोस्तों के बीच कंपटीशन हो गया, एक दोस्त ये है और एक दोस्त ये है, इन दोनों के दोस्तों के बीच में कंपटीशन हो गया।
5 मिनट इसने लिए, 5 मिनट इसने लिए। एक बच्चे ने खाए 5 मिनट में 10 गोलगप्पे और इसने खाए 5 मिनट में 20 गोलगप्पे। तो जिसने कम समय में ज़्यादा गोलगप्पे खाए तो मैं कह सकता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, इसने कम समय में इतने खाए तो मैं कहूँगा इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो टाइम तो दोनों के लिए सेम था, लेकिन इसने ज़्यादा गोलगप्पे खाए, तो जिसने ज़्यादा गोलगप्पे खाए मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, आवर्ती मतलब कि कोई काम कितने जल्दी हो रहा है। अगर हम तरंग की बात करते हैं तो तरंग को अभी देखो मैं उसमें पहुंच नहीं रहा हूं। जैसे आपने क्या कर रहे हो, इसको मार रहे हो ऐसे भी नीचे ऐसे, या आपने किसी ढोल को पीटा होगा, ठीक है, तो आप कितने जल्दी जल्दी उसे मार रहे हो, वो आपकी आवृत्ति हो गई। ठीक है, हो सकता है कि कोई 10 सेकंड में 20 बार मार रहा हो, कोई 30 सेकंड में 30 बार मार रहा हो। तो आपको बेसिकली क्या होता है उसमें, जैसे ये है तो इसमें ऐसे 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 इस टाइप से, यहां से माना यहां तक 1 सेकंड है, तो आप 1 सेकंड में कितना लेके आ रहे हो। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, कोई और छोटे जल्दी 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 मार के सकता है। तो इट मीन्स देखो यहाँ पे ये ना जो ये वेव्स हैं, ये तरंगे जो हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी आपकी क्या कर रही है, वाइब्रेशन में आ रही हैं। आवृत्ति इनकी बहुत तेज है, तो इनको भेजना बहुत इतना आसान नहीं है। लेकिन बेसिकली जो लैम्डा होता है, लैम्डा के केस में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ये ऐसी हो जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और बेसिकली जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, यही जब हम आवृत्ति की बात करते हैं तो ये छोटी हो जाती है, ये बहुत छोटी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी बस। समझ में आई बात। मतलब देखो अब यहाँ से यहाँ तक देखो, तो अभी तक तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल थी, मतलब एक ये पॉजिटिव एक ये नेगेटिव, तो इसको बोला जाता है पूरी एक साइकिल। ठीक है, अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक कितनी साइकिलें हो जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे देखो कितनी साइकिल हो गई, देखो एक तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ आपकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ पे आपकी आवृत्ति देखो बहुत कम है, वेव लेंथ ज़्यादा हुआ। वेव लेंथ मतलब जो ये तरंग दिखाई दे रही है आपको, जो वेव दिख रही है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक देखो इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो लेंथ ज़्यादा है तो ये भेजने में बहुत आसानी इनको हो जाती है। ठीक है, देखो ये सिलेबस में है नहीं वैसे आपको, लेकिन मैं थोड़ा फिर भी मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको बेसिकली यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी है, किसकी, एक तो एनर्जी आपको याद रखनी है और एक आपको रखनी है तरंग धैर्य, कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी तरंग धैर्य कम होती है, और कैसे होती है। तो अब आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे इनकी तरंग धैर्य कम और ज़्यादा होती होगी। परीक्षाओं में आपके अक्सर किसी भी पेपर को उठा लो जहाँ पे आपकी साइंस पूछी जाती है, तो साइंस में अक्सर ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि आपकी जो रेड कलर है ना, लाल रंग, तो जो लाल रंग है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। कैसे होती होगी, क्योंकि सर वो चमकता दूर से चमक जाता है, तो मतलब उसकी वेव लेंथ बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आंखों तक पहुंच जाता है, मतलब जिसकी वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, बस जस्ट अपोजिट याद रखो। और जैसे जैसे इधर आते रहोगे तो वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो सबसे लास्ट में वी है तो इसकी सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, अच्छा, यूवी रेज आपको मालूम है सर, पराबैंगनी किरणें देखो, एक्सरे किरणें तो पेनेट्रेट के लिए होती है, ये तो आपने जाना। ये गामा किरणें क्या होती हैं, गामा किरणें होती है सर आपके उसके लिए जो कैंसर वगैरह की जो सेल होती है ना, क्या बोला जाता है उन्हें, कीमोथेरेपी जिसे बोला जाता है, कीमोथेरेपी होती है उन लोगों के लिए जिनको कैंसर वगैरह हो जाता है। तो कैंसर सेल को डैमेज करने के लिए बेसिकली कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे गामा किरणें आप यूज़ करते हैं। तो देखो गामा किरणों में कितनी ज़बरदस्त एनर्जी होती है, मैंने कहा ना इनकी एनर्जी ऊपर वालों की सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो इनकी एनर्जी कितनी ज़बरदस्त होती है, जो कैंसर की सेल होते हैं वो उनको उनको जला देती हैं या फिर उनको डैमेज करने का काम करती हैं। और देखना किसी भी इंसान को कभी भी कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसकी हालत देखना, कभी अगर आपने देखा होगा, अगर आपका कोई होगा कभी कोई जानने में, या फिर कभी सेलिब्रिटी को आपने देखा होगा जिनको कैंसर का जिनका इलाज चल रहा होता है, तो उनकी हालत देखना बिल्कुल कमज़ोर सा हो जाता है, वीकनेस सी आ जाती है। ऐसा देखा होगा आपने, कई बार देखा होगा कई लोगों को। तो देखो ये हाई एनर्जी की आपकी वो होती हैं, वेव्स होती हैं। ठीक है, तो ये वैसे भी बॉडी में नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या करें, उनको ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सरे तो सर ये तो खैर पेनिट्रेट के काम आती है, इनकी भी एनर्जी बहुत हाई होती है। यूवी पराबैंगनी किरणें आपको मालूम है, इससे आपका अगर ये मानव के शरीर में आ गई या पहुंच गई तो इससे क्या होता है सर, कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। कैसा, जो स्किन कैंसर होते हैं। क्यों, क्योंकि सर इतनी हाई एनर्जी की ये वेव्स होती हैं, इतनी हाई एनर्जी की होती हैं कि आपको मालूम है कि सर हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सर कोशिका से मिलकर बनी हुई है। और आपको पता है सर कोशिका तो सर हमारी ऐसे होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर सर मेरे ऊतक बने हुए हैं। तो सर ये कोशिकाओं के ना साइज को ही चेंज कर देगी। बेसिकली कोशिका के जो हमारे जो पोषण का कार्य है कोशिका का, एक कोशिका किस टाइप से अपना खाना खाती है, एक्सक्रेशन करती है, श्वसन करती है। अब जब ये वेव इनकी कोशिकाओं में आएंगे तो ये कोशिका का जो कार्य है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। कोशिका का कार्य बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब इससे बनने वाले जो ऊतक हैं उनका भी काम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और उससे फिर क्या होता है, हमारा
बॉडी में कैंसर वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डन। विबज्योर, ये तो सर लाइट है, ये तो सर लाइट है, लाइट में ये रंग होते हैं। ठीक है, विबज्योर 7 रंग होते हैं, तो ये आप कह सकते हैं। ओके, अवरक्त इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आपको पता है रिमोट से जो निकलती है। देखो अब देखो यहां से तो लाइट तो वैसे भी धरती पे आ जाती है ना, लाइट तो वैसे भी धरती पर आ जाती है। अब यार देखो मैं अभी तक आपको क्या बता रहा हूं, अयांत्रिक तरंगों के बारे में बता रहा हूं, और इन्हें कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो क्या इनको कहीं माध्यम की जरूरत है? देखो अंतरिक्ष है ना, वहां पे कोई लिक्विड ना सॉलिड, ना वहां पे कोई गैस है। ठीक है, सो कोई माध्यम की जरूरत है ही नहीं, ऐसे आ जाते हैं वहां से ऊपर से नीचे तक। सो इन्हीं को बोला जाता है बच्चा क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अच्छा एक चीज और है, उसे थोड़ा आप करेक्शन कर लेना, मैंने अनुप्रस्थ में भी आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे बताया हुआ है, चलो खैर वो बाद में बात करता हूँ। सो अवरक्त आपने देखा कैसे कि सर वो रिमोट से जो निकलती हैं वो कम एनर्जी की रेज होती हैं, टीवी टूवी चलाने के काम आती हैं, तो वो आपकी अवरक्त किरणें होती हैं, है ना। दूसरा आपने देखा होगा कि कभी जमीन से ऐसे धुआं धुआं सा उठते हुए देखा है कभी, या बहुत सारी जब गर्मी होती है तो वो जो हीट होती है ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है, ये तो पता होगा। तो ये वाली जो किरणें होती हैं ये भी अवरक्त किरणों में आती हैं। लघु किरणें आपको मालूम होगा, ये वॉकी टॉकी पे जो लोग बात करते हैं, कभी देखा होगा आपने, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए काम आता है। तो उस वेव पे हम इन किरणों का हम वेव करते हैं, वेव माइक्रोवेव जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, रेडियो तरंगों तो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप जब बात कर रहे होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, या फिर आपको किसी ऐसे पर्सन से बात करनी है, एस्ट्रोनॉट वगैरह जो होते हैं, तो उनके लिए हम रेडियो तरंगों का हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये था आपका अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और ये होता है एक पैकेज, इस पैकेज के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी की होती है, ये बहुत तेज़ आ जाती है, इससे कम इसकी होती है, इससे कम इसकी होती है, और इससे कम इसकी होती है, और इस टाइप से। और इसकी आप वेवलेंथ याद रख सकते हैं कि कैसे वेवलेंथ वेरी करता है, दैट्स इट। ठीक है, और अब हम बात करेंगे यांत्रिक तरंगों के बारे में, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, जो आपके सिलेबस में है ये वाला पार्ट। आप इसमें यहाँ पे एक और चीज़ याद रख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था, एक ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है आपका 1/λ। लैम्डा आपकी तरंग दैर्घ्य होगी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब आपकी आवृत्ति होगी। आप इससे भी याद रख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो ये फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स आपका व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मीन्स व्युत मतलब उल्टा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका लैम्डा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ये हुआ इसका मीनिंग। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है जहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसका आपका वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, मतलब आपकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कम होगी। और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी वहाँ पे आपकी तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाएगी। तो नीचे नीचे फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब एनर्जी कम हो रही है, और आपकी तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। तो ये वाला फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई बार पेपरों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल फ्रीक्वेंसी दे दी और आपसे पूछ लिया वेवलेंथ क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन। वैसे ये भी आपका आगे आएगा। ठीक है, तो आप वैसे बेसिकली इसे याद रख सकते हैं। चलिए अब हम अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करते हैं। अभी तक आपने क्या जाना कि तरंग क्या होता है। तरंग होता है सर, आप कहीं पे कोई किसी कण को आप क्या करते हैं, कण को आप डिस्टर्बेंस करते हैं, है ना। तरंग को क्या, तरंग मीन्स कहीं पे आप विचलन करते हैं या डिस्टर्बेंस करते हैं, किस में करेंगे, कण को करेंगे, और फिर उससे क्या बनता है, मेरा तरंग बनती है। यही जाना, यही आपने जाना। सो अनुदैर्घ्य तरंगों के केस में क्या होता है, देखो जब आप सेम यही काम करते हो ना, सेम काम मीन्स सर आपने कोई कण है, इन कणों को आपने क्या किया, डिस्टर्बेंस किया, या इनको कुछ चेंज किया, इनमें डिस्टर्बेंस लेके आया, विचलन अगर आपने इनमें करवाया, तो फिर होगा क्या कि यहाँ पे जो कण है इनसे क्या बन रहा है आपका, जाहिर सी बात है तरंग का फॉर्मेशन हो रहा है ना। कण को आप डिस्टर्बेंस करेंगे तो यहाँ से आपका तरंग का फॉर्मेशन होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपका साउंड। साउंड बोले तो ध्वनि, और इसी ध्वनि के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। पहली बात तो ये है, एक ध्वनि इसका आपका एग्जाम्पल आता है। एक भूकंप की तरंगें होती हैं, जिनको बोला जाता है, भूकंप की कई तरंगें होती हैं, लेकिन एक पी वेव जो होती है ये एक भूकंप की तरंग होती है, और ये भी क्या होती है, ये एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें बेसिकली क्या है, अंतर क्या है, मतलब इन दोनों में। अब अनुदैर्घ्य में सिंपल कण को आपने डिस्टर्बेंस करना है और तरंग का फॉर्मेशन होना है। तो जब भी आप ध्वनि में या फिर पी वेव में, या मैं बात करूं सिंपल अनुदैर्घ्य में, जब आप कणों को डिस्टर्बेंस करते हैं तो कणों को डिस्टर्बेंस करने के बाद आपकी दो चीजें आपको याद रखनी, एक कण और एक तरंग। ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, जैसे ये हो गया आपके कोई कण, हो सकता है ये आपका एक वायु में कोई कण हो,
ठीक है, ये वायु के कोई कण है, क्योंकि आप कोई व्यक्ति जो है यहाँ से कोई बात कर रहा होगा या फिर उसने हाथ में कोई एक सायरन पकड़ा हुआ है और यहाँ से ये बोल रहा है पू, इसकी ये जा रही है और आप यहाँ पे खड़े हुए हो रखे हैं और आपके कानों तक ये आवाज़ ध्वनि सुनाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपका यहाँ से ये ध्वनि यहाँ से पहुँच रही होगी आप तक। तो होता क्या है, इसने यहाँ पे क्या किया, इसने डिस्टर्बेंस किया। किसको डिस्टर्बेंस किया, इसने इन कणों को यहाँ पे डिस्टर्बेंस किया होगा, इसने इस कण को डिस्टर्बेंस किया, इस कण ने इसे डिस्टर्बेंस किया, इस कण ने इसे डिस्टर्बेंस किया होगा, इसने इसे, इसने इसे, इसने इसे, और ऐसे करके आपके कानों तक ये पहुंची होगी आवाज़। जैसे बहुत सिंपल है, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, आपने कभी देखा होगा जैसे आप मेट्रो वगैरह में अगर बैठे हैं या फिर ट्रेन में मान के चलो, या चलो ट्रेन में तो भगदड़ हो जाती है, जब आप मेट्रो में बैठते हो तो मेट्रो में ऐसे पीछे से लाइनें लगी हुई होती हैं, ऐसा होता कि नहीं होता, वैसे मेट्रो में भी वैसा होता नहीं है, पर एक एग्जांपल, कैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मान लो कि कहीं जैसे स्कूल की पंक्तियां जो होती हैं, तो स्कूल की जो पंक्तियां होती हैं, बच्चे ऐसा एक के पीछे एक खड़ा होता है, कुछ ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे कुछ खड़े होते हैं, है ना, और जो शरारती बच्चे होते हैं सबसे पीछे खड़े होते हैं। अब इसने क्या किया, अब स्कूल में कैसा होता है कि छोटा बच्चा सबसे आगे होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा वाला पीछे होता है, ऐसे ही होता है। पर चलो गौर करो, चाहे आपकी जो पंक्ति कुछ भी हो, इस पीछे वाले ने क्या किया, इस आगे वाले को धक्का दे दिया, इसने पीछे वाले को धक्का दिया, इसने ये इसको देगा धक्का, जाहिर सी बात नहीं, ये इसके ऊपर गिरेगा, तो ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, और लास्ट में ये इसके ऊपर गिरेगा। ऐसे होना चाहिए, जैसे ये इसको धक्का देगा ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ये इसको धक्का देने के बाद ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ऐसे जहाँ पे भी देखा होगा आपने, जहाँ पे भी भीड़ें लगती हैं आपके राशन की दुकानों में, या फिर आपके कभी आधार कार्ड बनाया होगा, मुझे आधार कार्ड कभी तक ध्यान है, जब बनवाया था तो वहाँ पे ऐसे ही भीड़ें लगी हुई होती थी, तो वहाँ पे भी लोग ऐसे ही कहते थे यार मेरा पहला होना चाहिए, मेरा पहले होना चाहिए। या फिर कभी वोटिंग वगैरह जो होता है उसमें भी ऐसी लाइनें लगी हुई होती हैं, खास करके कभी आप बचपन में, अगर अभी तो खैर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, जो जैसे गैस सिलेंडर की कभी लाइनें लगती थी तो उसमें ऐसे लोग खड़े हुए हो रखे होते थे पीछे से, तो ऐसे पीछे से धक्का मुक्की कर रहे होते थे। लेकिन बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगा वो स्कूल का लगा, कि स्कूल में ये सारी चीज़ें होती हैं अक्सर, ठीक है। या फिर अगर आप कहीं कोई सेलिब्रिटी आ गया, तो सेलिब्रिटी आते समय तो खैर भीड़ तो लगती नहीं है, भीड़ मीन्स ऐसे रो में तो आदमी खड़ा नहीं रहता है, लेकिन मैं सिंपली फिर भी बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हो, ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है और वापस से इसी पोजीशन पे आ रहा है, इट मीन्स ये कण आगे जाएगा और आगे जाने के बाद दोबारा इसी पोजीशन वापस आ जाएगा, अपनी पोजीशन में आ रहा है। तो इस टाइप से क्या होता है आपका, देखो एक चीज यहां से चली थी और उसकी एनर्जी यहां तक पहुंच गई, होता है ऐसे कि नहीं होता है। ऐसे ही मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने एक पेंडुलम वाला आपको एग्जांपल दिया था कि पेंडुलम अगर यहां से छोड़ोगे, पेंडुलम अगर यहां से छोड़ोगे, एक यहां पे ये तो ये छोड़े हुए जैसे ही, तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये आगे तक जाएगा, इट मीन्स यहाँ की एनर्जी यहां तक पहुंच गई। तो ऐसे ये कुछ कण भी होते हैं, यहां पर डिस्टर्ब करोगे यहां तक इसका डिस्टर्बेंस पहुंचेगा और ये सुन सकता है इस चीज को किसने बोला क्या है, ठीक है। मैंने कहा कैसे हो, कैसे हो, तो आप तक ये आवाज पहुंच पा रही है, ठीक है। अब बोलोगे सर हमारे बीच में तो माध्यम ही नहीं है ना, यही तो होगा, लेकिन ये तो रिकॉर्डेड है ना, ये तो रिकॉर्डेड है। अभी आप जब सुन पा रहे हैं, अगर आपने हेडफोन लगाया है या फिर आप बिना हेडफोन के अगर आप ये सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके फ़ोन के बीच में कोई आपकी एक डिस्टेंस होगी, माना आपने फ़ोन आपके अपने सामने रखा हुआ है, तो इस फ़ोन से जब आपके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच पा रही है, तो हमारे बीच में एक माध्यम है, उस फ़ोन और आपके बीच में एक माध्यम है। तो माध्यम क्या है सर, एक एयर है, तो एयर में भी सर छोटे छोटे कण हैं, जाहिर सी बात है सर, अभी तो बताया मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस 3 चीजें होती हैं, उनमें कण होते हैं। तो जो ये कण है आप बेसिकली उन्हें डिस्टर्बेंस कर रहे हो, और जब ये कण आपस में डिस्टर्बेंस हो रहे हैं तब आपको आवाज सुनाई दे रही है। अगर ये कण नहीं होंगे तो क्या होगा सर, फिर मैंने बोला ना, याद है निर्वात, निर्वात मतलब जहां पे आपकी कुछ भी नहीं है, और जब निर्वात होगा तब आपको कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी, ठीक है। और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि भैया चंद्रमा पर कभी एक विस्फोट हो गया, एक बम फूट गया वहां पे, एक हाइड्रोजन बम फूट गया, ठीक है, एक ब्लास्ट हो गया वहां पे, एक ब्लास्ट हो गया, तो बोला कितनी देर बाद पृथ्वी पर वो ध्वनि सुनाई देगी, ऐसा पूछा जाता है ना कई बार, कई देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो क्या पता इस बार आ जाए ये क्वेश्चन। सो वहां पे बेसिकली क्या है, अरे चंद्रमा पे सर जब आपके पास कहीं वो आ गया है, कहीं फूट गया, कोई बम वम फूट गया वहां पे, तो आपके और चंद्रमा के बीच में माध्यम वहां पे है नहीं, माध्यम नहीं है। जब माध्यम नहीं है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देगी। डन, बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि सर ध्वनि को चलने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है, या ठोस हो या द्रव हो या तो गैस हो। जब कुछ है ही नहीं तो फिर सुनाई कैसे देगा? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो निर्वात में आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है। और आपको ध्वनि के लिए क्या चाहिए, एक माध्यम की जरूरत होती है। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, ये माध्यम के कारण आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो, और डिस्टर्बेंस करने के बाद ये वापस आपके उसी पोजीशन पे आ जा रहे हैं और आप सुन पा रहे हो, ठीक है। अच्छा,
अब होता क्या है बच्चा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे जब ये एक दूसरे को ऐसे देखो कण को डिस्टर्ब कर रहे हो ना, और कण की वजह से एक तरंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा, आगे जाती है, तो ये बेसिकली ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, मतलब ये और फिर बैक साइड आ जाएगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा और फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सो यहां पे जो आपके जो तरंग की जो दिशा होती है, जो तरंग की दिशा होगी वही दिशा किसकी होगी, कणों की दिशा भी होगी, मतलब ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये आगे जाएगा तो फिर दोबारा पीछे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, आगे जाएगा फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपको लगेगा एक तरंग चल रही है आगे की तरफ, ठीक है, और कणों की भी क्या होगी, कणों की भी आगे की तरफ ही चलेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं उनमें जो तरंग की दिशा होती है और कणों की दिशा होती है वो कैसे होती है, समांतर होती है। कैसे होती है, समांतर होती है। अब देखो बहुत सारे लोग फिर भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग कुछ ऐसी होती है, ये कुछ स्प्रिंग है, ऐसी होती है स्प्रिंग, ये कुछ स्प्रिंग होती है, आपने स्प्रिंग तो देखी होगी ना, स्प्रिंग को खींचना, इसको यहां से पकड़ना, इसको यहां से पकड़ना, तो क्या आपका जो स्प्रिंग का एक तरफ से आप जो पकड़ते हो तो ये कहीं दूर चला जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वाइब्रेट करती है स्प्रिंग और बाद में उसकी जो पोजीशन होती है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो बेसिकली यही मान के चलो, और ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पे एक वाइब्रेशन हुई, मतलब एक तरंग का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रिंग है ये आपकी उसी पोजीशन में वापस आ जाते हैं। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग में यही होता है कि आपके जो कण हैं और जो आपकी तरंग है उनकी जो दिशा होगी वो एक समांतर दिशा होगी, मतलब एक जैसे होंगे, वो एक दिशा में आपका वो क्या कर रहे होंगे, फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, पी और ध्वनि। और अनुप्रस्थ तरंगों का क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों में याद रखो कि मैंने आपको क्या लिखा रखा है, मैंने उसमें लिखा रखा आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगें, या नोट्स में, तो उसको वहां से काट देना, ठीक है, उसको वहां से काट देना। क्यों लिखा है मैंने विद्युत चुम्बकीय तरंगें, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंदर एक आपकी लाइट वेव आ जाती है, और अनुप्रस्थ तरंगों का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है लाइट, ठीक है। तो मैंने इसलिए वहां पे वो चीजें आपको लिखवा रखी हैं, तो आप उसे काट के वहां पे लाइट कर सकते हैं, ठीक। तो अब सर लाइट के केस में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे तो क्या होगा, ये भी इस तरफ जाएंगे और ये भी इस तरफ जाएंगे कौन से, तरंग भी और आपके कण भी। लेकिन इस वाले केस में, अनुप्रस्थ के केस में होता क्या है कि आपका ये कुछ ऐसे 90 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे, मतलब आपकी जो तरंग है वो तो आपकी आगे की तरफ जाएगी, ऐसे, ये तरंग आगे की तरफ जा रही है, ये तरंग आपकी आगे की तरफ जा रही है, और जो कण है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आई बात, और जो आपकी तरंग है वो आगे की तरफ जाती है। देखो अब समझ नहीं आया होगा, इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, कभी आपने एक ऐसे पकड़ लो और यहां पे एक आपके पास लेट्स सपोज रस्सी है, क्या है, एक रस्सी है, रस्सी हो गई। अब रस्सी को आपने क्या किया यहां पे कि आपने ये रस्सी को पकड़ा, ठीक है, रस्सी को पकड़ा और ऐसे किया, ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे। तो जब अगर आप रस्सी को ऐसा करेंगे तो आप क्या पाएंगे, कुछ इस शेप में आप इस रस्सी को पाएंगे, ये रस्सी कुछ ऐसे हो रही होगी, कुछ ऐसे हो रही होगी, कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे हो रही होगी, बिल्कुल सर ऐसे हो रही होगी। तो आप क्या देखोगे कि जब ऐसे लहर सी इसमें बनती है, एक तरंग सी बनेगी, और ऐसा लगेगा आपको कि ये तरंग ना आगे की तरफ जा रही है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। और जो बेसिकली जो इसके वेव्स हैं, तरंग जो है ये ऐसे ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपकी जो ये वेव्स होती हैं बच्चा, ये जो इस टाइप की अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं ये इस टाइप से गति करती हैं। कैसे, आपकी ये गति, आपकी जो कण की गति होगी, जो कण होंगे वो आपके ऊपर की तरफ गति करेंगे, और जो तरंग होगी आपकी वो किस तरफ गति करेगी, वो आपकी नीचे की तरफ गति करेगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात। और दो चीजें यहां से आपको सीखनी है, जब आपकी कणों की गति समांतर है, समांतर मीन्स ऐसे 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 जाएंगी, तो यहां पे एक दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका विरलन, और एक दूसरा नाम आता है आपका क्या नाम है उसका, विरलन और संपीडन, दो चीजें होती हैं, विरलन और संपीडन। ये विरलन और संपीडन क्या होता है, ये विरलन और संपीडन बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज क्या है सर, ये
अभी तक आपने जाना कि हाँ सर ये जैसे स्प्रिंग वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्प्रिंग वाले केस में क्या होता है आपका कि सर ऐसे ऐसे जाता है ये, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ कण होंगे, है ना। जैसे मैंने बच्चों को एग्जांपल दिया, तो जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पीछे से धक्का दिया तो एकदम से ना 2-3 बच्चे एक साथ इकट्ठे हो गए जैसे, फिर दोबारा ये अपनी 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 पोजीशन में आ गए, ऐसा होता है। तो जब बच्चे एक साथ इकट्ठा हो गए हैं तो वहां पे बोला जाता है इसको विरलन, विरलन बोलेंगे, संपीडन विरलन। जैसे ये हो गया, ये आपके कुछ कण हैं, ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम, हाँ इसको बोला जाएगा संपीडन। संपीडन मतलब जहां पे आपके घना सा है, फिर उसके बाद जैसे ये कण एक दूसरे के पास अलग अलग हो गए, फिर ये दोबारा अपनी अलग अलग ओरिजिनल पोजीशन में आ गए होंगे, तो इसको बोला जाता है विरलन, ठीक है। फिर इन्होंने धक्का दिया होगा पीछे, एकदम से फिर से सारे के सारे इकट्ठे हो गए, सारे के सारे इकट्ठे हो गए, तो इसको फिर से मैंने बोल दिया कि ये मेरा क्या है, ये मेरा संपीडन है। और फिर से फिर क्या होंगे ये, फिर दूर दूर हो गए, तो फिर मैं बोलूंगा इसे क्या है, ये विरलन है, ठीक है। तो विरलन और संपीडन शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अनुप्रस्थ में दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि उसमें जो लाइट वेव होती है वो कैसी है आपकी, एक आपकी अनुप्रस्थ है। सेकंड जो चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो आपके जैसे तालाब में जब आप पत्थर मारते हैं, तालाब में पत्थर मारते हैं, सबने मारा होगा, नहीं मारा होगा तो आप मार के देख लेना, तो वहां पे भी आपको क्या होती है, एक तरंग का आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जैसे आप तालाब में पत्थर मारते हैं तो जब आपको ऊपर से ऐसे तरंगे दिखना स्टार्ट होती है ना, वहां पे ऐसे तरंगे दिखना स्टार्ट होती हैं, तो बेसिकली वो क्या होती हैं, आपकी अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। तो मैं कह सकता हूं जो तालाब की तरंगे होती हैं किसमें, अस्तर पे, अस्तर मीन्स अस्तर नहीं मतलब सतह पे जो तरंगे होती हैं, सतह पे, तो वो तरंगे क्या होंगी, आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। तो बेसिकली आज आपने क्या क्या सीखा, तो आपको कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहले तो अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि इनके कण दोनों के समांतर होते हैं अनुदैर्घ्य में। दूसरे में क्या होता है, एक आगे चलेगा तो एक पीछे चलता, एक ऊपर चलता है, ये दो चीज़ें आपको नहीं जानी। दूसरा, इनके एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए कि ध्वनि कैसी तरंग है, ठीक है। आपको इसका अनुप्रस्थ तरंगों का आपको मालूम होना चाहिए कि अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति लिख दूंगे यहाँ पे। अनुदैर्घ्य मालूम होना चाहिए आपको कि अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होनी चाहिए, अनुप्रस्थ तरंगें आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो 4 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको मालूम होनी चाहिए, आवृत्ति जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है कि कौन किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, और आपको तरंग दैर्घ्य आपको मालूम होनी चाहिए, किसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है और किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। बेसिकली ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो आज की चीज़ें हैं जितना मैंने आपको समझा दिया है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली अब आपको समझ में आया होगा कि हमें ध्वनि क्या है, एक तरंग है। कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य भी कौन सी, यांत्रिक है, ठीक है। जिसको किस चीज़ की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी आपको माध्यम चल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इस ध्वनि तरंगों की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ लक्षणों के बारे में। लक्षण क्या होते हैं कि सर अभी आपने देख लिया कि जो ध्वनि तरंगे हैं सर वो कैसे, उनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें जानेंगे किसी ध्वनि की आवृत्ति में क्या होता है, इनका आयाम क्या होता है। तो बेसिकली हम इनको क्या बोलते हैं, अभिलक्षण बोलते हैं कि किसी भी ध्वनि के जो अभिलक्षण हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो कल हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप NCERT में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो सो दैट कि आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैं समझाऊंगा वो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ सकें। बाकी अपनी मेहनत करते रहिए और आपको चीज़ें इसी तरह से धीरे धीरे समझ में आएंगी। एक दिन में सब चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें एटलीस्ट 4 से 5 बार आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा। चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 बार समझोगे तब जाके चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप श्योर है कि पेपर में फिर कोई गलती नहीं होगी। अभी क्या होता है, अभी लोग आप थोड़ा ना कन्फ्यूज हो, कन्फ्यूज मतलब आप पढ़ते हैं लेकिन फिर थोड़ी देर में चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिना रिविजन के कुछ नहीं होता, ठीक है। हर किसी को रिवीजन की जरूरत होती है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको कम रिवीजन की जरूरत होती है, लेकिन वो भी रिवीजन करता है, ऐसे नहीं कि वो रिवीजन नहीं करता है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स मतलब जैसे आप लोग हैं कि आपने साइंस ज़्यादा नहीं पढ़ी है, पढ़ी होगी तो कभी एक बार पढ़ ली होगी, या तो फिर उसके बाद जब भी आपने पढ़ा होगा तो इतना कोई बहुत इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा होगा, है ना। केवल सिंपली आपने कहीं क्वेश्चन देख लिए होंगे, क्वेश्चन कर लिए होंगे, दैट्स इट।
तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी एक्सपीरियंस कम है, तो आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जब आप जिस दिन कर लोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि 3 से 4 महीने कर लो ये सारी चीज़ें, तो ये पेपर कहीं नहीं जाने वाला आपके हाथों से, बहुत ईजी पेपर है। ठीक है, 10 तक का सिलेबस है, ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं है। 10 तक का सिलेबस तो पहले NCERT आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए NCERT। बाकी किसी भी बातों को बिल्कुल ध्यान मत देना, कहीं क्वेश्चन लगा रहे हो नहीं हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस के अंदर का कुछ है भी नहीं है। रही फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स में मैंने आपको बताया कि अयांत्रिक तरंगें आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं ही नहीं। ठीक है, और मान के चलो कि जो सिलेबस में है ना, उससे क्वेश्चन बनाने के लिए 50 चीज़ें, उससे क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर माना आपके फिजिक्स में 15 मार्क्स का, माना फिजिक्स आ भी गई, वैसे ज़्यादा आएगी, माना 15 मार्क्स की आ गई, माना इसमें से 10 नंबर ही आपके फिजिक्स के सिलेबस के अंदर से आते हैं, मान के चलो, ऐसा तो होना नहीं है पर मैं मान के चल रहा हूँ। तो यार अगर आप 10 क्वेश्चन भी लगा लोगे तो मोर देन इनफ है। और अगर आप इन 5 क्वेश्चनों के पीछे भाग रहे हो, माना जो सिलेबस के अंदर नहीं है, तो ये 5 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकते हैं। 11th और 12th पूरी फिजिक्स से भरी पड़ी हुई है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन 5 नंबर के पीछे भागोगे तो ये जो 10 नंबर हैं वो भी नहीं आ पाएंगे, तो इनके पीछे भागो। तो ऐसे ऐसे करके भागोगे तो आराम से फिर ये मेरिट में पहुंच जाओगे। ठीक है, सो मिलेंगे हम कल वाले लेक्चर के साथ, जहाँ पे आप सीखेंगे आयाम क्या होता है, आपका आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बेसिकली इनके बारे में आप जानेंगे। सो आप आज पढ़ लीजिएगा और माइंड बिल्कुल ओपन माइंडेड रहो, खुला रहो, और इस बार चक दे पट्टी कर डालो। सो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।